नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी तुलसी राम जी की आत्मकथा मुर्दहिया का वाचन कर रहे हैं और ये आत्मकथा लगभग अंतिम पड़ाव पे है। ये इसका अंतिम भाग है, आजमगढ़ में फाका काशी। तो अंतिम पड़ाव का वाचन कुछ इस प्रकार है। 1 जुलाई 1964 मेरा 15वां सर्टिफिकेटिया जन्मदिन को घर से भागते हुए नटिनिया तथा जोगी बाबा दो ऐसे व्यक्ति थे। याद रखिएगा कि घर से भागते हुए उन कितने व्यक्तियों का जिक्र आया है? दो। तो एक नटिनिया है और एक जोगी बाबा है। दो ऐसे व्यक्ति थे जिनसे होकर मैं अपने अनिश्चित भविष्य के लिए रवाना हो गया। भूतकाल में मुर्दहिया तथा जहानागंज के बीच का 7 किलोमीटर लंबा रास्ता ना जाने कितनी बार बड़ी आसानी से पार कर लिया था, किंतु इस बार अपरंपार लग रहा था। जब जहानागंज पहुंचा तो देखा सावरियों से भरे एक इक्के पर खड़ा इक्केवान चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, एक सवारी आजमगढ़ सिधारी, एक सवारी आजमगढ़ सिधारी। संभवतः मेरा बक्सा देखकर इक्केवान को आभास हो गया था कि मेरी मंजिल आजमगढ़ अवश्य होगी। पास पहुंचने पर उसने मेरा बक्सा अपने हाथों में लेते हुए मुझे इक्के पर चढ़ने को कहा। मैं पांवदान पर एक पैर रखकर खड़ा हो गया। दूसरे पैर के लिए कोई जगह नहीं थी। बैठने का तो सवाल ही नहीं था। मेरी असुविधा को भांपते हुए इक्केवान बड़ी सहजता से कहने लगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, चंडेसर पहुंचते ही जगह खाली हो जाएगी, फिर आजमगढ़ तक मस्ती ही मस्ती। इसका अर्थ यह था कि जहानागंज और आजमगढ़ के बीच का आधा रास्ता खड़े खड़े नापना होगा। इस भगोड़ी यात्रा ने साबित कर दिया कि ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। इक्का के पीछे एक पांव के सहारे पांवदान पर खड़े खड़े उस यात्रा को धराशायी होने का खतरा हमेशा मौजूद था। सबसे ज्यादा व्यग्र करने वाली बात यह थी कि इक्के पर बैठे सारे लोग मुझे निरंतर घूर घूर कर देखते जा रहे थे, क्योंकि बेधती निगाहों से बचने के लिए मैं अपने सिर को दाएं बाएं फेरने में भी असमर्थ था। अन्यथा पांव का संतुलन बिगड़ने का खतरा झेल पाना असंभव हो जाता। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता, मन में अनायास भावना उमड़ती कि पांवदान से उछलकर सीधे घोड़े पर सवार होकर चंपत हो जाऊं। इसी मुद्रा में चंडेसर पहुंचने से थोड़ा पहले मुझे वह विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे 2 सप्ताह पूर्व कर्मवीर सिंह ने हाई स्कूल के परीक्षाफल सुनाया था। मन ही मन उसे दंडवत करते हुए मैं आगे निकल गया। चाहने की उत्कंठा के बावजूद इक्के की स्थिति ने मुझे मुड़कर एक बार फिर उससे देखने नहीं दिया। मुश्किल से 5 मिनट बाद चंडेसर आने पर इक्का वहीं रुक गया। खूब बड़ी चुकी गठियाए एक आदमी इक्के से उतरते हुए इक्केवान से बोल पड़ा, एक फाटक बंद है। मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उनकी अन्योक्ति मेरी रोशनी विहीन आंख की तरफ थी। जो भी हो, इक्केवान के वचनानुसार चंडेसर में मुझे बैठने की जगह मिल गई। धरवाहे मोड़ होते 1 घंटे के अंदर इक्का आजमगढ़ को घेरे टॉस नदी के किनारे स्थित सिधारी नामक स्थान पर रुक गया। सामने सिधारी का पुल था। उन दोनों पुलों के आर पार स्थित आजमगढ़ शहर के में इक्को का प्रवेश वर्जित था, इसलिए सारे इक्के सिधारी पर ही रुके जाते थे। यही कारण था कि हमारा इक्केवान जहानागंज में एक सवारी आजमगढ़ सिधारी वाला नारा लगाया था। इक्के से उतरते ही नदी के उस पार आजमगढ़ की सिधारी बिजली घर दिखाई दिया, जहां अनगिनत खंभों पर अटकी गोल गोल घिर्रियों से गुजरते बिजली के जिंदा तारों को छूते ही साकार बना देने वाली मृत्यु की कल्पना दिमाग में कौंध गई। अभी यह सब सोच ही रहा था कि सिधारी के पुल को छूने वाली सड़क पर बिछी छोटी रेल लाइन की पटरियों के आर पार वाले फाटक बंद हो गए। कुछ ही पलों में मऊ नाथ भंजन तथा शाहगंज के बीच सरपट दौड़ लगाने वाली अंग्रेजों के जमाने की कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी बेहद शोर मचाती हुई मेरे सामने से गुजर गई। जीवन में पहली बार रेलगाड़ी का मेरी आंखों से होकर गुजरना स्वाभाविक रूप से कुतूहल पैदा कर देने वाला था। 1000 कल्पनाएं जाग उठी। उन्हीं में एक कल्पना यह थी कि रेल इंजन के आविष्कारक जेम्स वॉट इस गाड़ी में बैठे अगले स्टेशन यानी पलहनी पर अवश्य उतर गए होंगे। प्रथम दृष्टया रेलगाड़ी बड़ी मनमोहिनी लगी थी। वह बार बार सामने से गुजरे ऐसा ख्याल सताने लगा। इसी ख्यालों के बीच मैं एक रिक्शे में बैठकर दलित हॉस्टल तलाशने
मातबरगंज के लिए रवाना हो गया। ज्यों ही पुल से टॉस नदी का पानी मुझे दिखाई दिया, बचपन से ही रटी रटाई रामचरितमानस के अयोध्या कांड की यह पंक्ति, तमसा तीर की इसी टीस नदी के पुराने जमाने में तमसा, जिसके किनारे वनवास के लिए जाते हुए मितकिया राम ने पहला दिन बताया था। यह सब सोच ही रहा था कि रिक्शे की तेज रफ्तार के चलते तमसा नदी का किनारा मेरी आंखों से ओझल हो गया, किंतु उसकी तलहटी में धोबियों द्वारा पाटा पर कपड़ों के पछाड़ने की ध्वनि कुछ पलों तक सुनाई देती रही। इस तरह मैंने पहली बार आजमगढ़ नगर में प्रवेश किया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि महान बौद्ध भिक्षु सरिपुत्रा की मृत्यु के बाद परंपरा के अनुसार उनका चीवर यानी पहनावा श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के सामने प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने तत्काल उनकी शालीनता का वर्णन करते हुए कहा था, जिस तरह कोई चांडाल लटियाए हुए बालों के साथ कंधे पर सिर को झुकाए पलकों को नम किए हुए नगर में प्रवेश करे, वैसे ही सारिपुत्रा चलता था। बुद्ध ने अपनी समकालीन जिस चांडाल का वर्णन किया है, मेरी स्थिति उससे जरा भी भिन्न नहीं थी। भिन्नता सिर्फ इतनी थी कि उनका चांडाल पैदल था, किंतु मैं रिक्शे में, जिसे एक चांडाल ही खींच रहा था। एकाएक रिक्शा आजमगढ़ की कचहरी से गुजरा और मैंने देखा कि कचहरी के पीछे एक छोटी किंतु अत्यंत स्तब्ध भीड़ खड़ी थी और एक बंजारा काली लुंगी पहने बड़े नाटकीय लहजे में मर्दानगी का वर्णन करते हुए, देखिए एक बंजारा क्या हुआ, काली लुंगी पहने हुए मर्दानगी का वर्णन करते हुए किसी जानवर का छोटा सा कंकाल सबको दिखा रहा था, साथ ही डमरू बजाता जा रहा था। देखिए क्या दिखा रहा था वो कंकाल। इस विषय पर कुछ और सुनता कि इसके पहले रिक्शा आजमगढ़ के कुख्यात पोस्टमार्टम हाउस से गुजर गया। वहाँ 3 बैलगाड़ियों पर कत्ल की गई अलग अलग लाशें लदी हुई थी। जाहिर है बड़े सामंतों ने इन पर अपनी असली मर्दानगी दिखा दी थी। रिक्शे वाले ने मुझसे कहा कि साहब यहाँ रोज 8-10 कत्ल होते हैं, किंतु कतलियों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वे सभी बड़े बड़े जमींदारों के बेटे होते हैं। वे इस बीच मातबरगंज का तिराहा आ गया, जहाँ शंकर भगवान की लगी मूर्ति से पानी की बौछार उछल रही थी। बिल्कुल मिथकीय गंगा का दृश्य। वहाँ से रिक्शे वाला, देखिए ये जो भगवान लगी मूर्ति का पानी का बौछार है वो मिथकीय गंगा है, मिथकीय गंगा का दृश्य था। वहीं से रिक्शा वाला बाएं मुड़ा और पलक झपकते ही उस खपड़ैल किंतु बड़ी इमारत के दरवाजे पर रिक्शा रोक दिया। दरवाजे के ऊपर छोटा सा टीन का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था अंबेडकर छात्रावास। मैंने अपने जीवन में पहली बार अंबेडकर का नाम पढ़ा या सुना था। राम खिलावन मामा जो इसी छात्रावास में रहते थे, उन्होंने भी अंबेडकर के बदले हरिजन छात्रावास मुझे बताया था। बोर्ड पर नाम पढ़ते ही मुझे लगा कि आजमगढ़ शहर का कोई व्यक्ति होगा जिसने दलितों के लिए छात्रावास बनवाया होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैंने अंबेडकर छात्रावास में प्रवेश किया, जहां राम खिलावन मामा मेरे इंतजार में बैठे थे। मामा ने कहा कि आज आराम करूं। कल यानी 2 जुलाई 1964 को डीएवी कॉलेज चलकर 11वें दर्जे में नाम लिखा लूँ। उस दिन शाम को मामा ने मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट स्टेट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे। मातबरगंज में ही रहते थे। उनका मकान शंकर जी की मूर्ति वाले तिराहे के ठीक सामने वंश गोपाल लाल की दुकान का ऊपरी हिस्सा था। स्मरण रहे कि ये वही तेज बहादुर सिंह थे जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरे ननिहाल वाला तरवा का थाना फूंक दिया था। मार्कशीट स्टेट करने के बाद उन्होंने मुझे मिलते रहने के लिए कहा। तेज बहादुर सिंह पहले ऐसे नेता थे जिनसे व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा मार्क्सवादी प्रभाव में आना लगभग पक्का हो गया। दूसरे दिन डीएवी कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया और 2-4 दिनों बाद कक्षाएं शुरू हो गई। इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफ़ेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट पहनकर आते थे। अनेक छात्र भी वैसे ही आते थे। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही ये सभी कॉलेज के प्रांगण में लगने वाली आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल हो जाते थे। इस तरह शुरू हो जाती थी हिंदुत्व की उग्रवादी पाठशाला। धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगढ़ का यह डीएवी
कॉलेज संपूर्ण रूप से आरएसएस के अधीन था। यद्यपि मैं इससे पहले आरएसएस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु इससे जुड़े हुए लोग कॉलेज के अंदर जिस तरह पेश आते थे उससे मेरे अंदर घृणा का भाव बढ़ने लगा। आरएसएस से जुड़े मेरे अध्यापकों में एक थे राजमणि मणि वर्मा, जो 11वीं में अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे पहले दिन की कक्षा में आते ही आरएसएस का गुणगान करते हुए मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध अनेक टिप्पणियां करने लगे। इस कड़ी में उन्होंने यह भी बताया कि मऊनाथ भंजन में किसी मुसलमान ने रामायण के विरुद्ध कुछ बोल दिया था, जिसके चलते उसे हिंदुओं ने जलाकर मार डाला था। उन्होंने यह तो नहीं बताया कि यह घटना कब की है, किंतु इसे सुनते ही मैं अवाक रह गया था। संयोगवश हमारी कक्षा में कोई मुसलमान छात्र नहीं था। इसका कारण साफ था कि इस कॉलेज से मुसलमान बहुत डरते थे, इसलिए कोई इसमें पढ़ने नहीं आता था। उस समय आजमगढ़ शहर में सिबली नेशनल कॉलेज बहुत मशहूर था, जिसमें मुसलमानों के साथ बड़ी संख्या में हिंदू छात्र भी पढ़ाई करते थे। यह कॉलेज मुस्लिम प्रबंधन के तहत था, किंतु यहाँ अत्यंत धर्मनिरपेक्ष वातावरण हुआ करता था। अतः आजमगढ़ शहर में आकर पढ़ने वाले सारे मुस्लिम छात्र सिबली नेशनल कॉलेज में चले जाते थे। जहाँ तक डीएवी का सवाल है, शीघ्र ही मुझे पता चल गया कि यह कॉलेज सांप्रदायिक तत्वों का गढ़ था। कॉलेज के प्रिंसिपल छबील चंद श्रीवास्तव भी आरएसएस से जुड़े थे। इस कॉलेज के लगभग सारे अध्यापक आरएसएस से ही जुड़े हुए थे। अंग्रेजी अध्यापक राजमणि वर्मा कट्टर हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने खुद बताया कि उनकी सारी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई थी, किंतु अलीगढ़ का जिक्र आते ही उनकी वाणी मुस्लिम समुदाय के प्रति उग्रता का शिकार हो जाती थी। धीरे धीरे ये भी कॉलेज के सांप्रदायिक वातावरण से मैं ऊबने लगा। कॉलेज में परेड करती आरएसएस की शाखाओं से होकर रास्ते में गुजरते हुए मैं अत्यंत भयभीत हो जाता था। इसका एकमात्र कारण था शाखाइयों द्वारा भाजी जाने वाली लाठियों से निकलने वाली हिंसात्मक भनभनाहट। वापस अंबेडकर हॉस्टल में झांकते हुए अजीब सा लगता था। इस तरह के हॉस्टलों की व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर संघर्षों के परिणाम स्वरूप देश भर के दलित छात्रों के लिए मुफ्त में की गई थी, ताकि छुआछूत के कारण ऐसे छात्रों के लिए किराए पर मकान न मिलने की समस्या को हल किया जा सके। किंतु ऐसे हॉस्टलों का उस समय नज़ारा कुछ और ही था। इन हॉस्टलों का मैनेजर प्रायः कोई न कोई स्थानीय दलित नेता हुआ करता था। ऐसे मैनेजर महाभ्रष्ट होते थे। यद्यपि इन हॉस्टलों में दलित छात्रों को मुफ्त में रहने का प्रावधान था, किंतु मैनेजर बिना घूस लिए किसी को प्रवेश नहीं देता था। 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का दिए जाने वाला यह घूस सन 1964 के हिसाब से एक बड़ी धनराशि हुआ करती थी। मुझे भी 10 रुपये लेकर प्रवेश दिया गया था। 10 रुपये देखिए, 10 रुपये से 20 रुपये, मतलब जिससे जितना ऐड सके, तो 10 रुपये से 20 रुपये तक का घूस लिया जाता था, और जो लेखक थे उनको भी 10 रुपये लगा था। हॉस्टल के मैनेजर शुभचरण वियोगी बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी के स्थानीय नेता थे। जैसा कि मैं अम्बेडकर के बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानता था, उनके संदर्भ में मेरे पहले गुरु सिद्ध हुए सनवारी राम, जो डीएवी के 12वीं कक्षा के साइंस के छात्र थे। सनवारी राम बड़े ओजस्वी वक्ता थे। वे अम्बेडकर हॉस्टल के ठीक सामने वाले मकान में रहते थे। इस मकान में आजमगढ़ डाक तार विभाग के मैनेजर रामनाथ किराए पर रहते थे। रामनाथ जी तार बाबू के नाम से जाने जाते थे। तार बाबू की पत्नी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका थी। दोनों लोग बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। सनवारी राम तार बाबू के बेटे विजय और भतीजे प्रहलाद को ट्यूशन देते थे, जिसके बदले वे उनके साथ उसी मकान में रहते थे। सनवारी राम हरदम अम्बेडकर हॉस्टल में ही मौजूद रहते थे तथा अम्बेडकर के बारे में प्रायः बातें किया करते थे। सनवारी राम ने ही पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध उक्ति जाति विहीन समाज के बिना स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है से मुझे अवगत कराया था। सनवारी राम बहुत मेधावी छात्र थे। गणित शास्त्र में उन्हें महारत हासिल थी, किंतु 12वीं कक्षा में 7 बार फेल होकर 8वीं बार किसी तरह पास हुए और बाद में रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर बन गए थे। सनवारी राम से ही पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे और उन्होंने
ही गांधी जी से लड़कर दलितों के लिए आरक्षण हासिल किया था। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध बन गए थे, यह बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगी। इन दो चार प्रमुख जानकारियों के अलावा सनवारी राम को कुछ और नहीं मालूम था, किंतु वे इन्हें बार बार दोहराया करते थे, जिससे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में चर्चा हमेशा जारी रहती थी। सहदेव और तेज बहादुर राम दो अन्य छात्र अम्बेडकरवादी थे। ये दोनों बाद में इंजीनियर बन गए थे। हॉस्टल के अंदर भोजनालय की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार इसका प्रावधान था। अतः इसमें रहने वाले छात्र आपस में पैसा इकट्ठा कर स्वयं मेस चलाते थे। जो छात्र घर से राशन लाते थे उसे भी मेस में जमा करके खाना का हिसाब पूरा कर लिया जाता था। जिस छात्र का पैसा या राशन का ब्यौरा समाप्त हो जाता था और आगे कुछ जमा नहीं हो पाता था तो उसका मेस में खाना बंद कर दिया जाता था। अनेक छात्रों के लिए यह एक विकट समस्या थी, क्योंकि वे सभी बहुत गरीब परिवारों से आते थे। मेरा खाना भी मेस में प्रायः बंद होने लगा। उस समय अंबेडकर हॉस्टल के सामने तारा बाबू के नाम से मशहूर थी। दुकान के मालिक थे दुक्कू, इसलिए उनके नाम से पकौड़ी का नाम जुड़ गया। दुक्कू जाति से तेली थे और वे स्वयं पालथी मारकर खौलती तेल की कढ़ाई के पास बैठकर बड़े पैमाने से पकौड़ी छाना करते थे। दुक्कू बड़ी तोंद वाला पुरुष था जो हमेशा सिर का बाल छिलवाए रहते थे। वे जीते जागते चीन के हंसते बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। वे कई प्रकार की पकौड़ियों के साथ मीट भी पकाया करते थे। उनका पकाया हर माल बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। उनके दुकान के ठीक बगल में आजमगढ़ का सबसे बड़ा ताड़ी खाना था, जहां आधी रात सुपरहिट बन गई थी। देर रात गए ताड़ी खाना बंद होने तक नशे में चूर होकर ताड़ीखोर बहुत शोर मचाते तथा प्रायः आपस में झगड़ पड़ते थे। अंबेडकर हॉस्टल के मेरे 2 साल के प्रवास के दौरान कोई रात ऐसी नहीं थी जबकि इन ताड़ीखोरों के पियक्कड़ी के स्वर न गूंजे हों। उनकी याद आने पर हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां बरबस ही याद आ जाती थी। गूंज उठी मदिरालय में लिपिया पियो की बोली। ताड़ी खाने से तो मेरा कोई खास संबंध नहीं जुड़ पाया था, किंतु ढुक्कू की पकौड़ी अभिन्न भोज बन गई थी। कोई सहपाठी हो या अन्य मेहमान, उसके आते ही मैं ढुक्कू के यहाँ हाजिर हो जाता था। परिणाम स्वरूप ढुक्कू मुझे पकौड़ियाँ उधार देने लगे, किंतु 3-4 दिन से ज़्यादा उधारी नहीं चल पाती थी, क्योंकि पैसा वसूलने में ढुक्कू का कोई जवाब नहीं था। ऐसा करते समय तेल में डूबी उनकी कपरछिलवा आकृति हंसते हुए बुद्ध से शीघ्र ही एक कृपण सूदखोर के रूप में बदल जाती थी। फिर भी ढुक्कू मेरे बहुत काम आते थे। मेस में मेरा जब भी खाना बंद हो जाता, मेरे काम ढुक्कू की पकौड़ियों से चल जाता था। जैसा कि 3-4 दिन से ज़्यादा उनकी उधारी नहीं चल पाती थी, इसलिए पकौड़ियों खाना बंद हो जाता था, जिसका मतलब था फाका काशी शुरू। इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मेस तथा ढुक्कू की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ में मेरी अनगिनत रातें फाका काशी में गुजरती रही। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे, किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। फिर भी आजमगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। शहर में रहने का अपना आकर्षण था। इस दौरान मेरी पहली रेल यात्रा आजमगढ़ से बनारस तक हुई। आजमगढ़ से बनारस तक, वह भी बड़ी विचित्रता के साथ। उन दिनों हर 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को तमाम छात्र 24 घंटे के भीतर बिना टिकट के किसी भी ट्रेन में बैठकर आसपास के शहरों की यात्रा कराते थे। यह तर्क होता था कि स्वतंत्रता दिवस पर रेलगाड़ी फ्री कर दी गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अतः इसी तर्क के सहारे अंबेडकर हॉस्टल के जोखूराम, यमुना प्रसाद तथा बलवंत के साथ आजमगढ़ की पलहनी स्टेशन से रात के 9 बजे छोटी लाइन की रेलगाड़ी पकड़कर हम जौनपुर के शाहगंज जंक्शन पर पहुंचने के बाद दिल्ली से आकर बनारस जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए। मेरी पहली और बिना टिकट यानी WT विदाउट टिकट यात्रा ने मुझे 15 अगस्त 1964 को बनारस पहुंचा दिया था।
देर रात का समय था, इसलिए सुबह होने का इंतजार स्टेशन पर ही करना पड़ा। रेल यात्रा का कुतूहल सिर पर सवार हो चुका था। यात्रा के दौरान रोचक बात यह थी कि रेलगाड़ी में या उसके आसपास किसी रेल कर्मी को देखते ही तमाम छात्र नारा लगाना शुरू कर देते थे। नारों में शामिल था 15 अगस्त जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद आदि। इन्हीं नारों से गूंजती हुई हमारी गाड़ी बनारस तक पहुंची। इस यात्रा में एक दिलचस्प घटना थी। हमारे शराब के नशे में चूर एक यात्री का सफ़र। वह अपनी संपन्नता के बारे में खूब डींग मारता जा रहा था। सभी सहयात्री उसकी नशा प्रभावित तोतली जबान से खूब मजा लेने लगे थे। बनारस पहुंचने से कोई 15 मिनट पहले वह अपने पैरों का मोजा निकालकर उसे झकझोरने लगा। मोजे में से 100-100 के रुपए के 5 नोट निकलकर डिब्बे की फर्श पर गिर गए। वहां खड़े एक आदमी ने उन्हें उठा लिया, किंतु शराबी उसे देख नहीं पाया। वह इधर उधर नोटों को ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसका नशा उतरने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो चुकी थी और हम बनारस जंक्शन पर हाजिर हो गए थे। इस बीच हमारे सहयात्री यमुना प्रसाद उस आदमी के पीछे पड़ गए कि जिसने नोटों को उठा लिया था। यमुना प्रसाद उसे पुलिस का हवाला देकर धमकाते हुए कहने लगे, उन रुपयों को गिरते हुए उन्होंने भी देखा था, इसलिए उसमें उनका भी हिस्सा बनता है। उस आदमी ने डरकर उन रुपयों में से 200 रुपया यमुना प्रसाद को दे दिया। हम सभी भौचक यमुना को देखते रह गए। जाहिर है उस जमाने में 500 रुपया एक बड़ी रकम थी और 200 रुपया में तो मेरा साल भर का खर्चा ही निकल सकता था। मेरे मन में यह बात उठती थी कि मैं भी पुलिस के हवाले से यमुना प्रसाद को धमकाकर कुछ ऐंठ लूं, किंतु वैसा नहीं कर पाया। आखिरकार यमुना प्रसाद अम्बेडकर हॉस्टल के सहपाठी जो ठहरे। स्टेशन पर रात बीत जाने के बाद हम चारों साथियों ने तय किया कि सभी लोग अलग अलग स्वतंत्र होकर शहर का भ्रमण करेंगे। मेरे अंदर सबसे बड़ी हलचल थी, पहले बनारस की गंगा, फिर काशी विश्वनाथ तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो BHU है को देखने की। रिक्शे वाले से पूछते पूछते पैदल ही मैं दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा के किनारे पहुंच गया। बरसात का दिन था, इसलिए गंगा मीलों तक चौड़ी होकर उफन रही थी। मेरे सामने बस पानी ही पानी था। एक स्थान पर इतना ज़्यादा पानी मैंने पहली बार देखा था। दशाश्वमेध घाट की पक्की सीढ़ियाँ देखकर भौचक्क रह गया था। उन दिनों बनारस की घाट में बड़ी संख्या में डॉल्फिन मछलियां पाई जाती थी और वे अक्सर पानी में धड़ाम धड़ाम उछलती कूदती दिखाई देती थी। स्थानीय लोग उन्हें सोन्स कहते थे। दशाश्वमेध घाट पर खड़े मैंने भी अनेक सोन्सों की कुदान को देखा। उस समय तक मैंने डॉल्फिन का नाम नहीं सुना था, इसलिए सोन्स से बहुत डर लगता था। गांव के लोगों से सुना था कि सास आदमी को निकल जाते हैं, अतः मेरी आंखों के सामने बड़ा डरावना दृश्य था। किंतु गंगा के बारे में अनेक किंवदंतियां जागृत हो गई थी। सबसे बड़ी किंवदंती यह थी कि गंगा में नहा लेने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। मैं चाहते हुए भी गंगा में सोनसोस के डर से नहा नहीं पाया। मैं घाट की सीढ़ियों पर उछलते पानी में पैर धोकर ही संतुष्ट हो गया था। अनेक गेरुआधारी साधुओं को वहां नहाते जरूर देखा था। करीब घंटे भर खड़ा होकर गंगा का नज़ारा देखता रहा। कल्पना में वह बार बार मुझे शंकर की जटा में समाती नजर आ रही थी। वहां से हटने का जी नहीं करता था, किंतु 24 घंटे के भीतर रेलगाड़ी से WT वापस भी चले जाने की मजबूरी मुझे वहां से पास ही स्थित काशी विश्वनाथ के सुनहरे गुंबद वाले मंदिर के भीतर ले गई। मंदिर में प्रवेश करते बहुत भयभीत हो गया था। सुन रखा था कि बनारस के पंडे बहुत खूंखार होते हैं, अतः अपना जातीय ज्ञान बहुत डराने लगा था। इसलिए शीघ्र ही भक्ति भावना से शिवलिंग का दर्शन कर मंदिर से बाहर आ गया। फिर पूछते पूछते BHU की तरफ चल पड़ा। वहां से BHU 4 किलोमीटर दूर था। गौदोलिया से दक्षिण जाने वाली सड़क पर चलते हुए मदनपुरा, सोनारपुरा, भदैनी, 80 तथा लंका होते हुए जब मैं BHU गेट पर पहुंचा तो उसका भव्य मुख्य की मूर्ति थी। उसके मुख्य द्वार देखकर दंग रह गया। सामने विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की मूर्ति थी। मुख्य द्वार के अंदर स्थित प्रॉक्टर ऑफिस के सामने रखे एक श्याम पट पर लिखी सूचना में कहा गया था कि आज BHU तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बीच स्टेडियम में हॉकी मैच होगा। वहां से गुजरते घड़ी पहने व्यक्ति ने
पूछने पर, मतलब वहाँ से गुजरते घड़ी पहने व्यक्ति ने पूछने पर बताया कि दोपहर का 1:30 बजा है। मैच 2 बजे शुरू होने वाला था। इस मैच को देखने की मेरी उत्सुकता हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। अतः पूछते पूछते मैं BHU के एमपी थिएटर स्थित स्टेडियम में पहुंच गया। यह मैच मेरे लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। छात्रों से भरी भरी भीड़ स्टेडियम में डफली तथा घंटा बजा बजा कर नारा लगा रही थी। BHU का टेम्पो हाई था। बार बार दोहराया जाने वाला यह नारा मुझे अत्यंत मोहक लगता था। यह मैच BHU की टीम हार गई, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ था। स्टेडियम की चक्करदार सीढ़ियों पर जहाँ मैं बैठा था, मेरे ठीक बगल में BHU लॉ कॉलेज कि एक विद्यार्थी तपसीराम बैठकर मैच देख रहे थे। मैं उनके लिए अज्ञात था, किंतु मेरा रूप रंग देखकर उन्होंने भाप लिया था कि मैं BHU का छात्र नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने घबराते हुए उन्हें बताया कि आजमगढ़ से 15 अगस्त का फ़ायदा उठाकर WT बनारस देखने आया हूँ। उन्होंने हंसते हुए पूछ दिया, बिरादर हुआ? कि बिरादर शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था और समझ गया कि प्रश्नकर्ता भी दलित है। उत्तर में जब मैंने हाँ कह दिया तो तपसीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे भी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जिलावाद हम दोनों पर हावी हो गया। वे तुरंत मुझे अपने साथ बिड़ला हॉस्टल ले गए, जहां उनका निवास था। रास्ते में संस्कृत कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि की इमारतों से वे मुझे परिचित कराते रहे। मंदिर की शक्ल में बनी इमारतों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मैंने मन ही मन प्रण कर लिया था कि हर हाल में मैं भविष्य में इसी विद्यालय में पढ़ाई करूंगा। सकुचाते हुए मैंने तपसीराम से कहा कि मैं भविष्य में यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, किंतु घर से भागा हुआ हूँ, इसलिए सब कुछ पहले अपने बल पर करना है। तपसीराम ने मुझे आश्वस्त करते हुए मुझसे कहा कि पहले इंटर पास कीजिए, फिर देखा जाएगा। बिड़ला हॉस्टल में गुलाब जामुन और चाय से स्वागत के बाद तपसीराम ने BHU के अंदर नवनिर्मित विशाल विश्वनाथ मंदिर दिखाया। वहां प्रथम मंजिल पर कुछ भक्तजन भजन गा रहे थे। एक दृष्टिहीन व्यक्ति अत्यंत शास्त्रीय स्वर में मीराबाई का पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे को गा रहा था। इस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सारे श्लोक लिखे हुए थे। अन्य देवी देवताओं के साथ मंदिर की दीवार के एक हिस्से से गुरु रविदास का चित्र बना हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। अब शाम हो चली थी। बड़े बड़े पेड़ों वाली सड़कों के आर पार झलकती गेरुआ रंग की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मुझे बैरागी सा बना दिया था। छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, किंतु WT वापस चले जाने की व्यवस्था ने मुझे तपसीराम से विदा लेकर शीघ्र ही रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। संयोगवश वहां जोखू, यमुना और बलवंत पुनः मिल गए। बनारस से आजमगढ़ ही हमारी पहली यात्रा एक बार फिर 15 अगस्त जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद के बीच पूरी हुई। रास्ते भर मेरी कल्पना में गंगा बहती रही, उसमें सॉस उछलते रहे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ललचा ललचा कर निराश करती रही। 15 अगस्त 1964 की पहली रेल यात्रा, वह भी बिल्कुल मुफ्त, ने मुझे बनारस तो घुमा दिया, किंतु BHU का आकर्षण इतना अत्यंत दुखदायी साबित होने लगा। तपसीराम एक आशा की किरण के रूप में जरूर दिखाई देते थे। हरदम बस यही धुन सवार थी कि इंटर पास करते ही BHU जा धमकूं। 24 घंटे के अंदर ही अंबेडकर हॉस्टल आते ही जीवन यापन की सारी समस्याएं मौलिक रूप से पुनः खड़ी हो गई। सबसे विकट समस्या थी अंबेडकर हॉस्टल को लेकर 2 कथित मैनेजरों में लड़ाई। जैसा कि हॉस्टल के मैनेजर शुभचरण वियोगी थे, किंतु आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता रामधन, जो उस समय एक वकील थे, ने हॉस्टल पर अपना अधिकार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया द्वारा दावा ठोक दिया था, जिसके कारण हॉस्टल की मात्र 300 रुपये मासिक मिलने वाली सरकारी सहायता बंद हो गई। उस समय अंबेडकर हॉस्टल की पूरी इमारत मात्र 50 रुपये मासिक किराए पर ली गई थी। इस इमारत में 4 बड़े बड़े हॉलनुमा कमरे तथा 3 बरामदे थे। इस चौकोर इमारत के बीच एक बहुत बड़ा आंगन था। एक एक कमरे में 10-10 छात्र रहते थे। इस तरह हमेशा 50-60 छात्र इसमें रह लेते थे। पूरी इमारत खपड़ैल थी। इस इमारत के मालिक आजमगढ़ के रफ़ी सफ़ी 2 वकील भाई थे। रामधन द्वारा दावा पेश करने से सरकारी सहायता बंद हो जाने के कारण हॉस्टल का किराया भी बंद हो गया था, अतः दे दिया। उस समय हॉस्टल के सारे छात्र चिंतित हो उठे। मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सोचता था हॉस्टल से निकल गया तो कहाँ रहूँगा।
पूरा मामला भ्रष्टाचार का था। हॉस्टल का 300 रुपये मासिक मिलने वाली सहायता को हड़प लेने का मामला था, जिसको लेकर शुभचरण वियोगी रामधन में तनातनी चल रही थी। इस समस्या का कोई निदान दिखाई नहीं देता था। हम डरे हुए थे कि कहीं पुलिस आकर मकान खाली न करा दे। अंततोगत्वा एक उपाय काम आया। कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह की सलाह पर हम सभी छात्र कचहरी पहुंचकर रामधन से विनती करने लगे कि या तो वे हॉस्टल को चलावें या उस पर अपना दावा पेश न करें। ऐसा छात्रों ने उनसे लिख कर देने की अपील की। उत्तर में रामधन ने गुस्से में आकर छात्रों को वहां से भाग जाने को कहा। इतना सुनते ही सहदेव के नेतृत्व में छात्रों ने कचहरी में ही रामधन को जूते चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। उस दिन बड़ी मुश्किल से रामधन की जान बची। मैं भीड़ में खड़ा खड़ा सारा नजारा देख रहा था। परिणाम स्वरूप रामधन ने हॉस्टल से अपना पल्ला झाड़ लिया और बंद सरकारी सहायता चालू हो गई। इस घटना के बाद कुछ छात्रों को पुलिस कोतवाली में गिरफ्तार करके ले जाया गया था, जिन्हें उसी रात को तेज बहादुर सिंह ने रिहा करा दिया था। इस तरह हॉस्टल खाली करने के संकट से हम उबर गए। हॉस्टल में खुशहाली वापस आते ही अहमदी बीबी का झाड़ू भी वापस आ गया था। अहमदी बीबी एक सरकारी सफाई कर्मचारी थी, जो अंबेडकर हॉस्टल और उसके सामने वाली सड़क पर झाड़ू लगाया करती थी। युवा अवस्था में ही अहमदी बीबी के पति का निधन हो गया था। वे अत्यंत खूबसूरत थी, किंतु युवा अवस्था में ही सूनापन उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। वे सभी के साथ बहुत शराफत से पेश आती थी। उस समय अंबेडकर हॉस्टल में कोई शौचालय नहीं था। हॉस्टल के पीछे शहर के बाढ़ से बचाने के लिए लाल डिग्गी का ऊंचा बांध बनाया गया था। उसी के पास एक सार्वजनिक शौचालय था। एक टूटे फूटे कमरे में गोल छेद के आसपास बस 2 ईंटें रखे हुए थे और नीचे जमीन पर एक घड़ा रख दिया गया था। मलों से भरे इन घड़ों को 2 महिला शौचालय आजमगढ़ के अनेक हिस्सों में बने हुए थे, जहां महिलाएं काम करती थी। जो 2 महिलाएं अंबेडकर हॉस्टल के आसपास के शौचालयों में काम करती थी, वे दिन भर पान चबाया करती थी। जाहिर है, जिस प्रकृति का उनका काम, उनमें पान सहयोगी का काम करता था। काम खत्म करने के बाद वे एक पान की दुकान से दूसरी दुकान पर चलायमान रहती थी। किसी से भी बड़ी आसानी से हंसी मजाक कर लेती थी, किंतु यदि जरा भी अनबन हो गई तो गोली की रफ्तार से उनके मुंह से गालियां फूट पड़ती थी। इतना ही नहीं, वे तुरंत बाल्टी में भर मैला उठा लाती और अंधाधुंध आते जाते लोगों पर फेंकना शुरू कर देती थी। उनके इस कृत्य से सड़क पर भागता हुजूम पूर्ण रूप से बेबस नजर आता था। एक बार मैं भी बेबस हुजूम का हिस्सा बन गया था। जनवरी 1965 का महीना था। आजमगढ़ चौक के पूर्व सड़क स्थित कुख्यात कालीनगंज मोहल्ले में एक स्टूडियो से पासपोर्ट फोटो खिंचवाकर वापस आ रहा था। इस बीच उन्हीं दोनों महिलाओं से किसी का तकरार हो गया था। देखते ही देखते मैलों की बौछार से सड़क वीरान हो गई। जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से भागने के बावजूद उनके निशाने से मैं अपनी पीठ को नहीं बचा सका। कालीगंज मोहल्ला इसलिए बदनाम था क्योंकि वहां धन के बदले औरतें अपनी रातें बेचा करती थी। ऐसी औरतों को अपने अर्थशास्त्र नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में कौटिल्य ने पन सुंदरी कहा है। पन मुद्रा को कहते थे। शायद कोई न कोई मजबूरी अवश्य रही होगी, अन्यथा मैला ढोने वाली ये दोनों महिलाएं पन सुंदरियां नहीं बनती। शाम होते श्रृंगार में डूबी ये महिलाएं पान चबाती मशीनों में बदल जाती थी और इनको देखते ही ऐसा लगता था कि मानो सारा शहर ही इनसे परिचित हो। कालीनगंज के संदर्भ में एक अन्य घटना से मैं कई दिनों तक मानसिक तौर पर परेशान रहा। मेरी चचेरी मौसी के बेटे देवनारायण, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के छात्र थे, मेरे तांत्रिक रिश्तेदार के पुत्र दीपचंद के साथ अंबेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आए। घटना मई 1965 की है। वे दोनों रात में मेरे यहाँ रुके। खा पीकर करीब 10 बजे रात को देवनारायण पान खाने के लिए हमें चौक पर ले गए। पान खाने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि चलकर कालीनगंज का मुजरा सुन जाएं। देवनारायण दिलफेक किस्म के बड़े चुहलदार व्यक्ति थे। उन दिनों मुजरा का खूब प्रचलन था और रईस ज्यादा कोठों पर जाकर पन सुंदरियों का नाच गान में खूब रम जाते थे। मेरे हट करने के बावजूद देवनारायण दीपचंद के साथ कालीनगंज की सड़क पर चल पड़े। 10 कदम आगे जाने पर पीछे से भी उनके साथ हो लिया। सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद दाई पटरी
में के एक मकान से घुंघरू के साथ तबले की थाप पर सारंगी की केको केको वाली ध्वनि एकाएक गूंज उठी। देवनारायण के नेतृत्व में हमारा काफिला गूंजते स्वर की तरफ मुड़ गया। एक बंद खिड़की से आवाज़ आ रही थी। खिड़की पुराने जमाने के 2 पल्लों वाली थी। बीच में कुछ फोफर ऊपर था तथा कुछ नीचे। ऊपर वाले फोफर पर निगाह गड़ाकर देवनारायण ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं कहीं बीच में दीपचंद ने आंखें गड़ा ली। मैं सबसे नीचे निहुरकर फोफर में झांकने लगा था। मुझे नर्तकी के सिर्फ घुंघरू लिपटे पैर तथा तबला ठोकने वाले तबलजी के हाथ दिखाई दे रहे थे। देवनारायण नर्तकी का ऊपरी हिस्सा देखकर बताते रहे कि वह कितनी सुंदर है। सौंदर्य वर्णन के साथ ही वे बोल पड़े, "ई तो स्टूडेंट जैसन लगती हो।" ऐसा सुनते ही दीपचंद बोल उठे, "तुहार क्लास फेलो होई।" हम दोनों के बीच दीपचंद की हालत त्रिशंकु जैसी थी, क्योंकि खिड़की में फोफर की स्थिति कुछ ऐसी थी जिससे वे उछलती कूदती नर्तकी का कोई भी हिस्सा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। इस तरह हम तीनों की निगाहों से तार तार होती बेखबर नर्तकी गाने लगी। नजरिया 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 डरिया लागे ही लड़ावत के नजरिया, अखिया तोहार गोरी जैसन अमवा के फरिया, डरिया लागे हो लड़ावत के नजरिया। इस गाने की तीसरी लाइन के साथ ही नर्तकी तबले के तेज थाप पर जोर से उछल पड़ी। उसके घुंघरू मेरी निगाहों से ओझल हो गए। त्रिशंकु की तरह खिड़की पर लटके दीपचंद ने पहली बार उसके पैर देखे, किंतु अंगिया तोहार गोरी जैसन अमवा के फरिया की धुन पर देवनारायण एकदम बेकाबू होकर जोर से बोल पड़े, "जियो राजा जियो।" संयोगवश उसकी आवाज़ खिड़की के फोफर से होती हुई अंदर बैठी महफिल तक जा पहुंची। एक बड़ा तगड़ा आदमी अचानक खिड़की पर आ धमका। हम उससे बिल्कुल बेखबर थे। उस आदमी ने दाएं हाथ से देवनारायण की गर्दन और बाएं हाथ से मेरी गर्दन पकड़कर जोर से एक दूसरे के सिर टकराते हुए गालियों की भरमार कर दी। वह कहता गया, "रंडीबाजी करे के हो तो भीतर आवा।" त्रिशंकु की स्थिति वाले दीपचंद उसके प्रहार से साफ बच गए। मैं इस स्थिति में हाथ पैर जोड़ता रहा। जैसे तैसे उससे छुटकारा पाकर हम तेजी से भागते हुए आजमगढ़ चौक पर दाखिल हो गए। किसी को पीछे आता न देखकर बड़ी राहत महसूस हुई थी। चौक पर पहुंचकर मैं देवनारायण पर बरस पड़ा। जवाब में वे सिर्फ हंसते रहे, कहने लगे, "ई कुल के मजा लेवे के चाही। 40-50 साल बाद सोची के देखवा तब बड़ा मजा आई।" इस घटना से तत्काल मैं कई दिनों तक मानसिक परेशानी से जूझता रहा, किंतु 45 साल बाद इसे सोचकर देवनारायण को बिल्कुल सही पाया। कालीगंज के संदर्भ में विनय पिटक में वर्णित भद्रवर्गीय कथा याद आती है। गौतम बुद्ध सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के कुछ दिन बाद उरुबेला यानी बौद्ध गया को वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक सघन जंगल था। वहीं बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक वहां से 30 व्यक्तियों का एक झुंड गुजरा। विचित्रा बुद्ध को देखकर इन व्यक्तियों ने उनसे पूछ लिया कि क्या उन्होंने इधर से गुजरते किसी औरत को देखा है। बुद्ध ने उनसे पूरा विवरण पूछा। इन तीनों ने बताया कि वे अपनी पत्नियों के साथ मनोरंजन के लिए इस वनखंड में आ गए थे, किंतु उनमें से एक बिना पत्नी का था, इसलिए उसके लिए एक वेश्या लाई गई थी। उन्होंने आगे बताया कि जब वे सभी शराब के नशे में इधर उधर घूम रहे थे तो वेश्या सारा आभूषण आदि लेकर कहीं चंपत हो गई, अतः वे उसी स्त्री को ढूंढ रहे हैं। इस पर बुद्ध ने उन 30 व्यक्तियों से कहा, "तुम अभी उस स्त्री को ढूंढना चाहते हो या स्वयं को?" बुद्ध के इस दार्शनिक प्रश्न को सुनकर इन 30 व्यक्तियों की संवेदना जाग उठी है। वे बुद्ध से उपदेश सुनकर भिक्षु बन गए। बाद में चलकर वे भद्रवर्गीय भिक्षु कहलाए। संभवतः यदि हम तीनों उनके साथ हुए होते तो भद्रवर्गीय भिक्षु की श्रेणी में अवश्य आ गए होते। इस घटना के 1 महीना बाद दीपचंद मेरे पास फिर आए। आर्थिक परेशानियों से पढ़ाई छूट जाने की आशंका से मैं हमेशा ही घिरा रहा। आजमगढ़ के कुछ छात्रों से मैंने सुना था कि जो लोग ईसाई बन जाते हैं उन्हें चर्च वाले पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च देते हैं। उदाहरण स्वरूप वे शहर के प्रसिद्ध मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम थ्यूपलस का नाम लेते थे। उनके अनुसार थ्यूपलस अपने आरंभिक जीवन में किसी मुसहर के अनाथ बालक थे। अपने बचपन में वे एक दिन आजमगढ़ से मऊ जाने की वाली सड़क पर गिरा चोटा चाट रहे थे। इस दौरान उसी सड़क पर
से कोई चर्च का फादर गुजर रहा था। वे इस बालक को अपने साथ ले गए और खूब पढ़ाया लिखाया। बाद में यही बालक आजमगढ़ के सबसे लोकप्रिय कॉलेज का प्रिंसिपल बना। थ्यूपलस के पीछे जुड़ी इस कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मन ही मन ठान लिया था कि मैं भी ईसाई बनूंगा ताकि आगे की पढ़ाई जारी रखूं। आजमगढ़ रोडवेज के पास एकमात्र चर्च था। मैंने रात में खाना खाने के बाद दीपचंद से ईसाई बनने के इरादे को जाहिर कर दिया तथा तुरंत चर्च जाने के लिए जिद करने लगा। दीपचंद मुझे समझाते रहे कि ईसाई बनने का इरादा छोड़ दूं, किंतु मैं शंकर की मूर्ति के पास से एक रिक्शा पकड़कर रोडवेज स्थित चर्च के लिए रवाना हो गया। दीपचंद मेरे साथ चश्मदीद के रूप में गए। जब मैं रात के करीब 9 बजे चर्च पर पहुंचा तो उसके विशाल लौह फाटक पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। रविवार का दिन था। मैं अत्यंत निराश होकर चर्च से लौटा था। उस दिन हल पाते ही अवश्य ईसाई बन गया होता। चर्च के उस बड़े ताले ने मेरी जिंदगी बदल दी। दीपचंद उस रात बहुत खुश हुए थे क्योंकि वे अत्यंत हिंदूवादी थे। दूसरे दिन ईसाई न बनने का आश्वासन लेकर वे चंडेसर वापस लौट गए जहां वे शिक्षारत थे। उधर डीएवी कॉलेज का माहौल ठीक नहीं था। मुझे बार बार पश्चाताप होता कि रामखेलावन मामा ने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया। आरएसएस का हिंदूवादी दर्शन मुझे बेचैन कर देता था। डीएवी के प्रिंसिपल को लेकर चपरासी तक आरएसएस से जुड़े हुए थे। बार बार अंबेडकर हॉस्टल का मेस का खाना बंद होने और दुक्कू की पकौड़ी उधार ना मिलने की स्थिति में मैं एकदम घबरा सा गया था। सिर्फ एक ही सहारा था, दलितों को सरकार से मिलने वाली आवश्यक स्कॉलरशिप जो 27 रुपये मासिक हुआ करती थी। 27 रुपये की यह धनराशि उस जमाने में मासिक खर्च के लिए पर्याप्त थी, किंतु यह बहुत देर से मिलती थी। करीब 9 महीने बाद मार्च 1965 में पहली बार 6 महीने की स्कॉलरशिप 162 रुपये मुझे मिले। मैं अत्यंत खुश हुआ। यह हाई स्कूल पास करने वाली से कहीं ज़्यादा बड़ी खुशी थी। मैंने सोचा कि आगे भूखमरी से सामना नहीं होगा और पढ़ाई अच्छी तरह जारी रह सकेगी। उस समय मेरी कक्षा के सबसे गहरे दोस्त देवराज सिंह थे। वे बस्ती जिला के रहने वाले थे। वे डीएवी कॉलेज में इसलिए पढ़ने आए थे क्योंकि उनके बड़े भाई आजमगढ़ के सप्लाई ऑफिसर के रूप में नियुक्त थे, अतः वे काफ़ी संपन्न थे। देवराज सिंह अक्सर मेरे अम्बेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आते और मैं दुक्कू की पकौड़ी से उनका स्वागत करता था। एक परंपरा के अनुसार लेट मिलने वाली उस स्कॉलरशिप का पूरा ब्यौरा कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता था, जिससे सबको पता चल जाता था कि किसको कितने रुपए मिले हैं। जिस दिन मुझे 162 रुपये मिले, ठीक उसके दूसरे दिन देवराज सिंह कॉलेज जाने से थोड़ा पहले अम्बेडकर हॉस्टल आए। हमेशा की तरह उस दिन भी दुक्कू की पकौड़ियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद हम दोनों मातबरगंज के बीच वाले शॉर्टकट रास्ते से डीएवी कॉलेज के लिए रवाना हो गए। कॉलेज से थोड़ा पहले 1 एकड़ वाला एक सुनसान मैदान था। उसी मैदान के बीच से डीएवी कॉलेज के लिए रास्ता गुजरता था। देवराज सिंह बड़े सामान्य ढंग से मुझसे गप लड़ाते चले जा रहे थे। जब उस मैदान के बीच में हम पहुंचे तो देवराज प्रश्न पर मुझे अचंभा तो अवश्य हुआ, किंतु कह दिया कि दोस्ती के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। इतना सुनते ही देवराज सिंह अचानक एक रामपुरी छुरी मेरे सीने पर लगाकर कहने लगे, आपके पॉकेट में कल 162 रुपये मौजूद हैं, उसमें से 81 रुपये मुझे दे दीजिए और बाकी से अपना खर्चा चलाइए, अन्यथा दोस्ती के लिए अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए, अर्थात जान गंवाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। उनका अचानक परिवर्तित रूप देखकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया और अविलंब उन्हें 81 रुपये सौंप दिया। बाकी 5 मिनट का रास्ता हम दोनों ने साथ साथ किंतु पूर्ण रूपेण मौनव्रती के रूप में तय किया। ऊपर से एक घनिष्ठ दोस्त और अंदर से उसके उक्त रूप से मैं अत्यंत लज्जित महसूस करने लगा। हमेशा यह सोचकर चिंतित हो जाता था कि पता चलने पर लोगों के बीच मुझे कितना शर्मिंदा होने पड़ेगा। हॉस्टल के छात्र यह कहेंगे कि ठाकुरों से दोस्ती का ऐसा ही परिणाम होता है। यह सोचकर मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। कई छात्र गैर दलितों से मेरी दोस्ती पर पहले भी उंगली उठ चुके थे। उस बुरी स्थिति से
और उस बुरी स्थिति में रुपए का इस तरह खो जाना मेरे लिए एक बड़ा संकट था। विश्वास नहीं होता था कि देवराज सिंह मेरे जैसे दोस्त मेरे साथ वैसा बर्ताव कर सकते थे। आगे भी मैं डरता रहा। जब भी स्कॉलरशिप मिलेगी तो उसका आधा हिस्सा देवराज सिंह अवश्य छीन लेंगे, किंतु भला ही उन्होंने दोबारा वैसा नहीं किया। होता यह था कि 8 महीने बाद जितनी स्कॉलरशिप मिलती उससे कहीं ज़्यादा इधर उधर से मैं उधार ले लिया करता। परिणाम स्वरूप सारा पैसा उधार चुकाने में ही खप जाता था, किंतु देवराज सिंह द्वारा छीने गए पैसे से उत्पन्न परिस्थिति से आगे भी मेरी फाका कसी का अंत नहीं हुआ। इस घटना के बीते 45 साल हो गए। देवराज सिंह से कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, मगर कभी मिल गए तो मैं उनका स्वागत पकौड़ियों से अवश्य करूँगा। इस दौरान मुझे पहली बार शराब पिलाने वाले लाल बहादुर सिंह 2-3 महीने में एक बार मुझसे मिलने अम्बेडकर हॉस्टल अवश्य आ जाते थे। उनके आते ही पुरानी महफिल शुरू हो जाती थी। उन्हीं के चलते मैंने पहली बार अम्बेडकर हॉस्टल के पास वाली ताड़ी खाने में बैठकर ताड़ी पिया था, किंतु लाल बहादुर सिंह को बिना ठर्रा यानी कि देसी शराब पिए मज़ा नहीं आता था। वे मुझसे आजमगढ़ के रोडवेज के पास से गुजरती टिस नदी के नए पुल के उस पार एक गांव में स्थित शराब खाने में ले जाते और वहीं महफिल सज जाती थी। एक बार वे अपनी पत्नी का सोने का कंगन लेकर मेरे पास आए। हम दोनों उसे आजमगढ़ के प्रसिद्ध सोना व्यापारी हरीश चंद्र की दुकान पर 400 रुपये में बेच आए। लाल बहादुर सिंह तब तक मेरे यहाँ रुके रहे जब तक कि यह पैसा समाप्त नहीं हो गया। ऐसे ही एक बार खूब जाड़ा पड़ रहा था। दिसंबर 1964 की बात है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। एक ठर्रे की बोतल मेरे सामने रख दी। यह बोतल चादर के बदले ली गई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि उस चादर के अलावा मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, किंतु उनके स्नेह के चलते मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। वह जाड़ा बड़ी मुश्किल में बीता था। लाल बहादुर सिंह पुनः ठीक 26 जनवरी 1965 को मेरे पास आए और मुझे लेकर WT रेलगाड़ी से फैजाबाद चले गए। देखिए, लाल बहादुर सिंह के साथ ये फैजाबाद गए थे और अन्य 2 दोस्तों के साथ वो बनारस गए थे। फैजाबाद जंक्शन पर उनके ससुर खचानजी थे। वहाँ से हमने पास स्थित अयोध्या जाकर हनुमानगढ़ी समेत अनेक मंदिरों का दर्शन किया। उस समय हनुमानगढ़ी की एक घटना मेरे लिए यादगार बन गई। हुआ यह कि मैं प्रसाद से भरा एक तोना हाथ में लिए खड़ा था के बाद पुनः फैजाबाद लौट गए। हाथ में खड़ा था, यहाँ से कट गया है। वहाँ रेलवे में एक टिकट इंस्पेक्टर थे जो रीड साहब के नाम से जाने जाते थे। रीड साहब का सरकारी आवास स्टेशन के ठीक सामने था। खजांची साहब के दामाद होने के कारण लाल बहादुर सिंह की उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। ऐसी दोस्ती का एक कारण यह था कि रीड साहब लाल बहादुर सिंह की तरह पीने के बड़े शौकीन थे। यही कारण था कि लाल बहादुर अपने ससुर के यहाँ ना ठहरकर रीड साहब के घर ठहरे थे। उस रात रीड साहब ने हम दोनों को शराब में शराबूर कर दिया था। बिना होश हवास के हम रात भर रीड साहब के घर पर सोए रहे। दूसरे दिन उन्होंने स्वयं हमें रेलगाड़ी से आजमगढ़ पहुंचाया था। इस घटना के जोखू निटूरी आदि शामिल थे। मुझे ढूंढते अम्बेडकर हॉस्टल आ पहुँचे। उन्हें देखकर मैं अचंभित हो गया। उनमें से कई लोगों की आंखों से अश्रुधारा निकल रही थी। उससे सुनी सबसे ज़्यादा चकित वाली बात यह थी कि गांव के ही एक ब्राह्मण वारंट जारी करा दिया था, जिसके चलते वे मेरे पास आए थे। वे रात भर मेरे पास अम्बेडकर हॉस्टल में ठहरे और अपने साथ लाए राशन से खाना पकाकर खाएं। सुबह मुकदमे की तारीख थी। वे चीटिंग केस को चिकन केस कहते थे। उस समय मैं भी चिकन केस ही कहता था। विजय पांडे हाई स्कूल फेल थे, किंतु टाइपिंग सीखकर वे आजमगढ़ कचहरी में टाइप करने का काम करते थे। टाइप से उन्होंने खूब पैसा कमाया था। गांव के दलित एक बार फिर मजदूरी आदि को लेकर हड़ताल कर दिए थे, अतः उन्हें सीख देने के लिए विजय पांडे चीटिंग का फर्जी मुकदमा दायर कर दिए थे। संयोगवश जज के सामने सभी दलित रोने लगे। मैं भी सारा नज़ारा वहीं खड़ा होकर देख रहा था। दलितों की स्वाभाविक किंतु निर्दोष स्थिति पर जज को सच का आभास हो गया था, अतः उसने सबको छोड़ते हुए केस को खारिज कर दिया। ये सारे दलित घर लौटने से पहले मुझे अपने साथ गाँव ले जाने की जिद पर बड़ी देर तक कायम रहे। बीच बीच में BHU से तपसी राम की चिट्ठी आती रहती थी और वे मुझे बार बार आश्वस्त करते रहते थे कि मेरी आगे की पढ़ाई BHU में अवश्य होगी।
वे सही मायनों में मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसे थे। वे एक बार मुझे अपने लालगंज तहसील के पास वाले गांव भी बुलाए थे। मैं 2 दिन उनके गांव में रहा। मेरा उनके घर पर अत्यंत स्वागत हुआ था। पहले ही दिन बकरा काटा गया था। उन दिनों जिसे बहुत करीबी समझा जाता था उसके लिए बकरा काटा जाता था। तपसी राम के पिता कलकत्ता की एक जूट मिल में काम करते थे। घर पर अच्छी खेती-बाड़ी होती थी और वे औसतन संपन्न व्यक्ति थे। उनकी उदारता से मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त था कि आगे बीएचयू में अवश्य पढ़ूंगा। जब मैं उनके घर से वापस आजमगढ़ चलने को तैयार हुआ तो उनकी माँ ने मुझे 20 रुपये दिया और उनके पैर छूकर मैं ज्यों ही चलने लगा वो रो पड़ी। साथ में तपसी राम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं लालगंज से बनारस से आजमगढ़ जाने वाली बस में बैठकर अम्बेडकर हॉस्टल वापस आ गया। तपसी राम के गांव से लौटने के बाद बीएचयू में पढ़ाई करने की इच्छा को संभवतः साकार होता देख मैं बहुत खुश रहने लगा था, किंतु मिथकीय त्रिशंकु की तरह आसमान में अपने को लटका भी पा रहा था। इस हर्ष विषाद वाली स्थिति के दौरान समय समय पर भारतीय कम्युनिस्ट की ओर ध्यान आकर्षित करती रही। ऐसे जुलूसों का नेतृत्व स्वतंत्रता सेनानी जय करते थे। इन जुलूसों में आजमगढ़ के हजारों मजदूर किसान शामिल होते थे। सारे लोग लाल झंडा लेकर कचहरी की तरफ मार्च करते हुए नारा लगाते, 3 पाव का राशन है, बड़ा निकम्मा था शासन है। सन 1964-65 में लगाया जाने वाला यह नारा एक बड़ी महंगाई की तरफ इशारा करता था, किंतु यदि आज 3 पाव का राशन बिकने लगे तब तो इसे सही मायनों में समाजवाद ही कहा जाए। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की इन जुलूसों को आजमगढ़ में जब भी देखता, अम्बेडकर हॉस्टल से निकलकर शंकर भीड़ को देखकर रो पड़ता था। रोने के कारण अज्ञात होता था, किंतु हर बार मेरी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति निर्मित हो जाती थी। सन 1965 की गर्मियां आते आते भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध शुरू हो गया था। आजमगढ़ में अफवाहों का बाजार भड़क उठा। डीएवी कॉलेज तो इन अफवाहों की फैक्ट्री में तब्दील हो गया था। आरएसएस का तंत्र इससे अच्छा अवसर कहाँ पा सकता था। उसके सांप्रदायिक अभियान को इस युद्ध से बहुत बल मिला था। डीएवी कॉलेज का लगभग हर छात्र एवं अध्यापक किसी मुसलमान को देखते ही उसे मार देने की कल्पना में डूब जाता था। छोटे लाल जो हैं छेदी लाल कॉलेज में चपरासी थे। उन दिनों जहां हमारी कक्षाएं लगती थी वहां बिजली नहीं थी, इसलिए गर्मी से बचने के लिए छात्राओं की छत से बड़े बड़े झालर वाले कपड़े के पर्दानुमा पंखे लटके हुए थे। उसमें रस्सी लगाकर एक आदमी हमेशा इधर उधर खींचकर हवा करता रहता था। छेदी लाल ऐसे ही पंखों की रस्सी से खींचने का काम करते थे, किंतु वे सबसे ज़्यादा मुसलमानों तथा पाकिस्तान को गालियां देते रहते थे। कई गुंडा किस्म के छात्र आपस में योजना बनाते कि शाम के समय सिधारी पुल से गुजरते किसी मुसलमान पर हमला करके उसकी साइकिल और सिंगापुर, मलेशिया तथा खाड़ी के देशों में कार्यरत थे। अतः अनेक मुसलमान मुबारकपुर तथा सयारमीर आदि कस्बों में सिंगापुरी साइकिल में बैठकर आजमगढ़ जाया करते थे। आजमगढ़ में सिंगापुरी साइकिल वाले मुसलमान उन दिनों संपन्नता के प्रतीक थे। मैं उन छात्रों की योजना सुनकर हतप्रभ रह जाता था, किंतु मैं कुछ भी न करने की स्थिति में था। जाहिर है पूरा कॉलेज ही सांप्रदायिकता में सराबोर था। ऐसे तत्वों द्वारा सिधारी के पुल से गुजरते अनेक निर्दोष मुसलमान हिंसक गतिविधियों के शिकार हुए थे। युद्ध तो कुछ ही दिन बाद बंद हो गया था। महंगाई बढ़ने के साथ मिट्टी के तेल मिलना बंद हो गया था। हम सभी मिट्टी का तेल जलाकर लैंप से अपनी पढ़ाई करते थे, जिसे जिला प्रशासन ने तेल की कमी को पूरा करने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी थी। अतः हर छात्र को कॉलेज के प्रांगण से ही 1 बोतल मिट्टी का तेल सप्ताह में 1 बार कंट्रोल रेट पर दिया जाता था। साथ में 2 मोमबत्तियां भी बेची जाती थी। तेल की निरंतर अनुपलब्धता से हम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। युद्ध तो शीघ्र ही बीत गया, किंतु डीएवी कॉलेज का सांप्रदायिक वातावरण काफ़ी समय तक गुलजार रहा। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान हर एक की जबान पर हावी था। संयोगवश 11 जनवरी 1966 देश भर में खबर फैल गई कि ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई है। सेवियन साध के तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सई कोरिसिनिन की मध्यस्थता के पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान
के साथ वार्ता के लिए गए थे। उनके मृत्यु का समाचार सुनकर पूरा आजमगढ़ स्तब्ध रह गया था। विशेष रूप से कायस्थ समुदाय सर्वाधिक शोक में डूब गया था। डीएवी कॉलेज की अन्य विशेषता यह भी थी कि आरएसएस प्रभुत्व के साथ साथ वह कायस्थ बहुल कॉलेज भी था। अतः सबसे ज़्यादा शोक का केंद्र यही कॉलेज बन गया था। हमारे अंबेडकर हॉस्टल के ठीक सामने एक कायस्थ परिवार रहता था। उस दिन उनके घर वाले खाना नहीं खाए और वे दूसरे दिन ही शास्त्री जी की शव यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। ऐसे ही अनेक कायस्थ लोग दिल्ली रवाना हुए थे। जाहिर है लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ थे। यह वही समय था जब अचानक एक दिन मुझे ढूंढते हीरा लाल मेरे हॉस्टल आ गए थे। उन्हें देखकर मैं बहुत घबरा गया। ये वही हीरा लाल थे जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा के शुरू में ही पीट दिया था। वे मुझे देखते ही अपने चिर परिचित अंदाज में बोल पड़े, "कार्य चमरा, कैसे हवे?" मेरे ठीक हूँ करते ही उन्होंने मेरे पॉकेट में रखी एक नई फाउंटेन पेन को छीनते हुए कहा कि आजमगढ़ आने जाने का 5 रुपये खर्चा लगेगा। यह पैसा मुझे तुरंत चाहिए। उस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। हीरा लाल ने शराफत दिखाते हुए कहा कि जब यह 5 रुपये उनके गांव जाकर दे दूंगा तो वे मेरी कलम को लौटा देंगे। मुझे बड़ी राहत मिली कि उनकी मांग बहुत छोटी थी, क्योंकि वे बड़े हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। करीब 1 महीने बाद मैं 5 रुपये उन्हें देने उनके गाँव वीरपुर गया। उनका गांव हमारे पुराने हाई स्कूल शेरपुरा के करीब 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। उन्होंने अपने घर पर मुझे एक भरूके में शरबत पिलाया और 5 रुपये पाने पर बड़ी शराफत से पेश आकर मुझे विदा किए। वे मेरी कलम नहीं लौटा सके क्योंकि वह कहीं गुम गया था। यह 5 रुपये भविष्य में उनके साथ शांति की गारंटी थी। शायद दुनिया की यह सबसे छोटी फरीती यानी रंसम की रकम थी। इस तरह आजमगढ़ में पहला 1 साल बड़ी मुश्किलों से बीता था, किंतु सरकारी स्कॉलरशिप ने दूसरे साल यानी 12वें दर्जे की पढ़ाई को काफ़ी आसान बना दिया था। सादा भोजन के लिए 27 रुपये महीने की रकम पर्याप्त थी। कभी कभी मैं कालीनगंज स्थित मछली बाजार से छोटी छोटी मछलियाँ जो बहुत सस्ती होती थी उन्हें लाकर पका लेता था। वहाँ की मछली विक्रेताओं की एक विशेषता थी कि वे सभी गा गा कर मछली बेचते थे। एक मछली विक्रेता के ये स्वर मुझे आज भी याद है, "रेहू के मुंडा, मोई के पेट, दही के ऊपर गुड़ के हेठ।" यानी उक्त चीज़ें बहुत उम्दा होती थी। उनके इस व्यापारिक संगीत से मछलियाँ खूब बिकती थी। जैसे पकौड़ी वाले दुक्कू चुकी रोज़ मीट बनाते थे, हमारा काम उनकी दुकान से चल जाता था। वे 4 आने में 1 टुकड़े मीट के साथ एक छोटे भरूके में एक कलछुल शोरबा देते थे। 2 टुकड़े मीट वाला थोड़ा बड़ा भरूका 8 आने में और 4 टुकड़े वाला 1 रुपये में उनके यहाँ मिल जाता था। अंबेडकर हॉस्टल के प्रायः सभी लड़के सब्जी या दाल ना मिलने के कारण मेस में रोटी बना लेते थे और अपनी संपन्नता के अनुसार मीट के 4-8 आने वाले भरूके से काम चला लेते थे। ऐसी ही हमारी ज़िंदगी चलती रही। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से आजमगढ़ में हमेशा हलचल कायम रहती थी। मैं कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह से हमेशा प्रभावित रहा। उनसे मिलने अक्सर उनके घर चला जाता था। इस दौरान उनके नाती अरुण कुमार सिंह से मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी, जो आज तक कायम है। अरुण कुमार सिंह BHU से BA LLB करके आजमगढ़ में वकालत करते हैं। वे सन 2009 के आम चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM से लोकसभा चुनाव के लड़े थे, किंतु असफल रहे। उन्हीं दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई करने वाले सुखनंदन राम प्रायः अंबेडकर हॉस्टल में आते और छात्रों को इकट्ठा कर मार्क्सवाद के बारे में बातें करने लगते। उनका भी मेरे ऊपर बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ा था। बाद में विशेष रूप से उनके ही प्रभाव से मैं 25 मई 1967 को नक्सलवादी आंदोलन शुरू होने का वैचारिक रूप से सशस्त्र थे। वे भी आजमगढ़ में वकालत करते थे। जहाँ तक सांस्कृतिक पहलू का सवाल है, वहाँ कोई ऐसी स्थायी संस्था नहीं थी, किंतु समय समय पर त्योहारों के अवसर पर बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे। खासकर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वहाँ की पुलिस लाइन में 1 सप्ताह तक रात के समय नाटक, नाच गाना आदि होता रहता था। हम सभी उसे देखने जाया करते थे। उस समय कमला रसकस
कि कमला रकस की आजमगढ़ में बड़ी धूम थी। वह साल भर से भी ज़्यादा वहाँ जारी रहा। उसके कारण कितने रात में चारों तरफ 20 मील के देहाती गांवों में जगमगा उठती थी। उसी से प्रकाश के चलते ग्रामीण लोग सर्कस देखने खिंचे आते थे। वहाँ के सांस्कृतिक जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था गुलाब बाई का नौटंकी ने। गुलाब बाई जिलों में नौटंकी का मंचन किया करती थी। ऐसे ही गुलाब बाई अपनी नौटंकी लेकर 1964-65 के जाड़ों में आजमगढ़ आई और चौक के पास कालीनगंज के एक खाली मैदान में तंबू तानकर रात के समय प्रतिदिन 2 नौटंकियों का मंचन करती थी। गुलाब बाई खुद गायन संभालती थी। उनकी बड़ी बुलंद आवाज़ थी। नदी नारे ना जाओ श्याम पहिया पड़ू नामक गीत से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी। उनकी नौटंकी लैला मजनू, सिद्दी फरहाद तथा अमर सिंह राठौड़ के नाटकों का मंचन करती थी। उनकी नौटंकी आजमगढ़ में करीब 1.5 महीना रही। उसे देखने के लिए भारी भीड़ टिकट लेकर आती थी। लैला मजनू का मंचन सबसे अद्भुत होता था। इस नाटक में गुलाब बाई की युवती बेटी मजनू की विस्मयकारी भूमिका निभाती थी। प्रेम में नाकाम मजनू जब जंगल में मारा मारा भूखा प्यासा फिरता था तो इस भूमिका में वह सबको रुला देती थी। मैं अम्बेडकर हॉस्टल से हर 1-2 दिन बाद चुपके से गुलाब बाई की नौटंकी देखने चला जाता था। परिणाम स्वरूप खाने का पैसा नौटंकी पर खर्च हो जाता था और वास्तविक ज़िंदगी में मजनू की तरह भूखा रह जाता था। मनोरंजन की दृष्टि से सन 1965 की 15 अगस्त आने पर एक बार फिर लाल बहादुर सिंह के साथ WT रेलगाड़ी से प्रयाग हो आया। इस बार उफनती बाढ़ ने संगम का मजा किरकिरा कर दिया था। गंगा में यमुना के संगम का दृश्य लापता रहा। ये नदियाँ भी सिद्ध कर दी कि संगम सुप्त अवस्था में ही होता है। उसी वर्ष के अंत में प्रयाग में 12 साल बाद वाला कुंभ का मेला लगने वाला था। DAV के अनेक छात्र वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। वैसे पूरे शहर में कुंभ की धूम थी। उन दिनों मेरे अंदर भी धार्मिक भावनाओं का काफ़ी अवशेष पड़े हुए थे, किंतु इंटर फाइनल की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल 1966 में होने वाली थी। इसलिए चाहते हुए भी कुंभ देखने नहीं जा सका। ज्यों-ज्यों परीक्षाएं नज़दीक आ रही थी, सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके बाद क्या होगा। BHU में शिक्षा ग्रहण करने की महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही थी, किंतु तपसी राम की दोस्ती के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता था कि इम्तिहान के बाद की 2.5 महीने की छुट्टियों में कलकत्ता चला जाऊं और वहां कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूं ताकि BHU में नाम लिखवा सकूं। कलकत्ता के चौधरी चाचा के छोटे बेटे सोबरन एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे, अतः फाइनल इम्तिहान के बाद मैं तुरंत आजमगढ़ से कलकत्ता जाने के लिए बनारस रवाना हो गया। रोडवेज पर बनारस वाली बस पकड़ने के लिए अम्बेडकर हॉस्टल से रिक्शा पकड़कर जब कचहरी से गुजरा तो पूरा नज़ारा वैसा ही था जैसा तब जब मैंने प्रथम बार घर से भागकर इस नगर में प्रवेश किया था। एकाएक नौजवानी पुनर्वापसी के नुस्खे बताने वाले के लिए डमरू की ध्वनि एक बार फिर गूंज उठी। और यहीं पर हमारा आत्मकथा का पहला भाग जो मुर्दहिया है वो ख़त्म होता है। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत लाभान्वित करेगी।